नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ हरियाणा के बॉर्डर पर अभी भी कुछ फर्जी किसान नेता अड़े हुए हैं कि दिल्ली चलेंगे, पीएम मोदी से सवाल करेंगे कि आखिरकार किसानों के लिए उन्होंने क्या किया है, एमएसपी की गारंटी मांगेंगे और संसद से कानून बनाने की बात कहेंगे। साथ ही किसानों के लोन माफी की मांग भी रखेंगे। लेकिन एक तरफ ये लोग अपनी मांग को लेकर नहीं बल्कि पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए हरियाणा के बॉर्डर पर थोड़े बहुत तंबुओं के साथ अड़े हुए थे, तो दूसरे तरफ पीएम मोदी एक के बाद एक किसानों के लिए ऐसी योजनाएं और ऐसी बातें कह डाली जिसके बाद ये दलाल किसान नेता ही आपस में झगड़ने लगे। एक साथ पीएम मोदी और अमित शाह का मंत्रालय दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। दूसरी तरफ अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से खट्टर साहब को, सीएम खट्टर को आदेश दिया कि आप अपनी व्यवस्था कीजिए। और फिर हरियाणा को किसानों के लिए सीएम खट्टर ने दो तरह की बातें की। एक तो ये जो पंजाब से फर्जी किसानों को लेकर आंदोलन करने के लिए लोग दिल्ली चलने वाले थे, उसको रोकने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी। तो दूसरी तरफ अपने बजट में कुछ ऐसे घोषणाएं की जिससे कि हरियाणा के किसान अब ऐसे हो गए हैं कि वो पंजाब से आने वाले इन फर्जी किसानों की ठुकाई धुलाई करने के लिए भी तैयार हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हमारे स्टेट से होकर ये ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाएगी। ये जो रोड के अलावा ग्रामीण इलाकों से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उस कोशिश को भी नाकाम कर दिया। और ऐसा क्या हो गया कि एक के बाद एक घोषणाएं ने इन दलाल किसानों की मंशा पर पानी फेर दिया। और जिस तरीके से कांग्रेस और केजरीवाल दोनों मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे कि कुछ राज्यों में तो पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए ये किसान काफी हैं, इसको पैसे पहुंचाओ, इसको दिल्ली में बिठाओ, हंगामा खड़ा करो। और इसलिए अरविंद केजरीवाल से जब ये कहा गया कि अगर ये लोग दिल्ली चले आते हैं तो इसको डिटेन किया जाएगा और डिटेन करने के लिए हमें स्टेडियम की जरूरत है, क्योंकि इन्हें जेल के अंदर नहीं रखा जाएगा बल्कि स्टेडियम के अंदर इनकी सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, खाने पीने, रहने सहने, सिक्योरिटी की व्यवस्था। तो उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल ने कहा हम किसानों के लिए स्टेडियम को जेल में तब्दील नहीं कर सकते। ये आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार का कहना है, केजरीवाल का कहना था। पंजाब में भगवंत मान सपोर्ट कर रहा है हर तरीके से, कांग्रेस पैसे दे रही है और इन सब की मंशा पर पानी फिर गया। ये इरादे जो थे नेक नहीं थे और नेक नहीं रहेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा ही देखने को मिला है कि आज बॉर्डर पर ये कुछ तंबू बचे हैं हरियाणा के पास, सारे लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए। और ये डल्लेवाल पंडेर जैसा नेता ये डरा हुआ है कि जो 14 किसान नेताओं ने मंत्रियों के साथ बातचीत की थी उनकी लिस्ट तैयार हो गई है और 240 करोड़ का नोटिस इन लोगों के पास हरियाणा के लिए जाना है। ये सारी व्यवस्थाएं कुछ दिनों के अंदर हो गया। पीएम मोदी ने अचानक से एक बड़ा ऐलान किया और ये ऐलान किसानों के हित में ही है, किसानों के लिए है। उन्होंने डिटेल में बताया कि कैसे किसानों की समस्या एक एक करके खुद के अपने सहभागिता से ही दूर होगी और उसके लिए सरकार क्या कर रही है। पीएम मोदी ने अन्न भंडारण की सुविधा बढ़ाने के लिए गोदामों की संख्या बढ़ाई और उसके लिए तैयार क्या किया, उसके लिए व्यवस्था की कोऑपरेटिव्स की, सहकारिता, कोऑपरेटिव्स, सहकारिता के आधार पर किसान आपस में मिलेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके आधार पर लोन लिए जाएंगे। फिर यही कोऑपरेटिव सोसाइटी गोडाउन बनाएगी, गोडाउन में अनाज सुरक्षित रहेंगे और उन अनाज सुरक्षित अनाजों के लिए जब आपके पास अनुकूल समय हो तो आप अपनी फसल को, अपने अनाज को बेचिए मार्केट में जब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट की उम्मीद हो। क्योंकि सिर्फ एमएसपी से किसान ये नहीं सोच सकते कि जितना रेट एमएसपी का मिल रहा है उससे ज्यादा मार्केट में रेट बाद में हो ही नहीं सकता। ये तो उस समय की बात है जब फसल
की कटाई होती है। और अर्थव्यवस्था में तो कहा जाता है डिमांड और सप्लाई का नियम है, जितनी आपूर्ति होगी उसके अनुसार ही उसके दाम निर्धारित होंगे। डिमांड से ज्यादा आपूर्ति होगी, दाम कम ही होंगे। डिमांड से कम आपूर्ति होगी, दाम अपने आप बढ़ेंगे। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के मार्केट नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया के मार्केट की बात होती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का समय है। और ऐसे समय में सरकार को भी कभी कभी किसी किसी खाद्य पदार्थ को एक्सपोर्ट करने पर रोक लगाना पड़ता है, क्योंकि भंडारण की सुविधा के अभाव के कारण यहां पर ऐसे गोडाउनों में अनाज नहीं हो पाते। और जब हम आगे टारगेट रखते हैं कि इतने टन हमें दाल चाहिए, इतना लाख टन की जरूरत है, और अगर प्याज की खेती कम हुई, भंडारण नहीं है, उसी समय एक्सपोर्ट कर दिए, तो उसके बाद हमारे मार्केट में स्कार्सिटी बढ़ती है और फिर दाम बढ़ते हैं, सामान्य लोगों की परेशानी बढ़ती है। इसके लिए पीएम मोदी ने ये पूरी व्यवस्था की और कहा 1.25 लाख करोड़, 1,25,000 करोड़ की योजना, ये जो अन्न भंडारण के लिए है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी पैक्स के माध्यम से गोडाउन बनाए जाएंगे। इसके अलावा 500 और पैक्स बनाए जाएंगे अगले 4-5 सालों में। चूंकि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो है अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत है, तो इसलिए पीएमओ ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के साथ मिलकर यह पूरा ढांचा तैयार किया कि कैसे 500 पैक्स हम अगले कुछ सालों में बनाने वाले हैं। और उन सारे पैक्स का आधार किसान ही होंगे, वो इसमें कई फायदे ले सकते हैं। यहां तक कि कहा गया कि इसमें क्या होगा कि आप जो पैक्स बनाएंगे, सोसाइटी बनाएंगे, उससे सरकार आपके पैक्स को कई और सुविधाएं देगी। यहां तक कि डीजल, पेट्रोल और गैस, ये सब के जो बिक्री का लाइसेंस दिया जाता है इन सारे ठेकेदारों को, वो भी रद्द कर दिया जाएगा। ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से चलेंगे। उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को कहा कि जैसे हम जब गुजरात के सीएम थे, हमने कोऑपरेटिव की ताकत देखी है, किस तरीके से अमूल पूरे देश में छा गया है। एक कोऑपरेटिव की ताकत ही है कि किसानों को कैसे फायदा मिला। मिल्क प्रोड्यूसर से अब वो बड़े बड़े डेयरी फार्म के मालिक बन चुके हैं, छोटे छोटे किसान। और इस पूरी व्यवस्था की ताकत को हम समझते हैं, इसलिए इसमें आगे काम करने की जरूरत है। उन्होंने 500 जो आगे पैक्स बनाने की बात कही, उससे अन्न भंडारण की क्षमता बढ़ेगी। सरकार का टारगेट क्या है? सरकार का टारगेट है कि हमें जो अभी वर्तमान में अन्न भंडारण की क्षमता है, हमारे यहां अनाज की खरीदारी कौन करती है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। और एफसीआई अपने पास कुछ गोदाम रखी है और कुछ हायर करती है प्राइवेट पार्टी से गोडाउन को। उन गोडाउनों में क्या किया जाता है? अनाज रखा जाता है, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम भी है, कुछ परेशानियां वहां भी है। 361 लाख टन अनाज एफसीआई के गोदामों में रहता है। और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी कैपेसिटी भी है, अपने गोडाउन भी है, कुछ जगह पर पैक्स के आधार पर और कुछ जगह पर प्राइवेट टेंडर के आधार पर इन गोदामों को सुरक्षित रखा जाता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट 400 लाख टन अनाज का भंडारण करती है। मतलब अगर एफसीआई और स्टेट गवर्नमेंट की कैपेसिटी को देखें तो दोनों मिलाकर 762 लाख टन अनाज का भंडारण होता है। लेकिन इसको बढ़ाने की जरूरत है, इसे बढ़ाएंगे और अगले 5 सालों में 700 लाख टन, 700 लाख टन अनाज भंडारण की क्षमता हम बढ़ाने वाले हैं। जिसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा 2 तरह से होगा। एक फायदा तो किसानों का होगा, जैसे कि सीधे तौर पर जो अनाज की बर्बादी नहीं होगी और उसको सुरक्षित रखा जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, इंपोर्ट की कैपेसिटी कम हो जाएगी, इंपोर्ट बिल कम होगा और सरकार ज्यादा सुविधाएं किसानों को दे सकती है उस बचत के आधार पर। दूसरे स्तर पर किसानों को डायरेक्ट फायदा होगा। अगर ये जो पैक्स के गोडाउन हैं, ये सिर्फ सरकार के अनाज का भंडारण नहीं करेंगे, बल्कि किसानों के अनाज का भंडारण करेंगे। जैसे सामान्य स्तर पर प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जहां आलू प्याज जैसे कुछ चीजें रखी जाती है, अदरक जैसे फसल रखे जाते हैं, जहां पर उनका भंडारण होता है कोल्ड स्टोरेज में। और फिर जब
उनकी जरूरत होती है, किसानों को लगता है कि अभी मार्केट में दाम ज्यादा है तो इसे निकालकर बेच सकते हैं, उस समय मैक्सिमम प्रॉफिट ली जाती है। उसी तरीके से धान, गेहूं, सरसों, तिलहन, दलहन सारे फसलों के लिए अनाज का भंडारण जो होगा उससे पैक्स के जरिए होगा और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इसमें अनाज अपने सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन इसकी जरूरत होगी और अनाज इसलिए बेचा जाता है, जैसा कि बार बार कहा जाता है कि फसल के कटाई के बाद किसानों को ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ किसान कर्ज लेकर काम करते हैं। तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। उसके लिए व्यवस्था यह है कि जो आप गोडाउन में अनाज रखते हैं, पैक्स के गोडाउन में यानी कि कोऑपरेटिव के गोडाउन में, उसके बदले बैंक से आप मोर्टगेज पर लोन ले सकते हैं अपने काम के लिए, और जब मैक्सिमम कीमत मिलने की संभावना हो उस समय आप बाजार में उसे बेच सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगी। यानी इसके अलावा 18,000 जो पैक्स हैं उन सब जगह पर कंप्यूटराइजेशन के लिए व्यवस्था की गई है पूरे देश के अंदर। मतलब ये सारी की सारी व्यवस्था किसानों के लिए की गई। 1,25,000 करोड़ की परियोजना लाई गई और ये जब चर्चा शुरू हुई पंजाब से लेकर हरियाणा तक, तो उसके बाद जो सामान्य लोग हैं, वो जिसको ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे थे, वो सारे के सारे होश में आ गए। उनको लगने लगा ये ऐसी बात नहीं है, सरकार सिर्फ एमएसपी के बात नहीं बल्कि कई और मसलों पर इनके लिए काम कर रही है। और यह जरूरी है कि इन फर्जी किसान नेताओं की बातों में ना आया जाए। पहले तो कई युवा जो बॉर्डर पर डटे हुए थे, पंजाब से लाकर जिन्हें रखा गया था, वो वापस चले गए हैं। ये लोग भी 29 तारीख तक स्थगित करने की जो बात की है, अब वापसी नहीं होगी, क्योंकि सरकार दोनों स्तर पर इस बार अडिग है, किसानों के लिए काम कर रही है, जो सारी बातें लोगों तक पहुंचा रही है। इसके कारण सेंटीमेंट जो है इन फर्जी किसान नेताओं के खिलाफ है। और दूसरी तरफ सरकार है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवानों का इस्तेमाल भी कर रही है कि तुम अगर हुड़दंगई करोगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरे स्तर पर सरकार यह भी कर रही है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है उसके लिए सारे आंकड़े जुटा रही है। खट्टर की सरकार ने भी कहा कि जो किसान नेता यहां पर उपस्थित है और जिन लोगों ने बातचीत की है, 14 कृषि संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत की थी, डायलॉग किया था कि आगे के लिए डिमांड हमारे हैं जो मान ले, और उन सब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये तकरीबन 250 करोड़ रुपया का जो नुकसान हुआ है उसका जुर्माना तो लिया जाएगा। और उसके अलावा अगर इस बार आगे इन लोगों ने इस तरह से दंगे, हिंसे, हंगामा, आगजनी की तो उसके बाद एनएसए भी लगाया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी भी होगी। मतलब ठुकाई पिटाई योजनाएं और ऐलान, ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी हुई कि एक के बाद एक किसान नेता आपस में लड़ने लगे और फिर ये बैकफुट पर ऐसे आए कि संयुक्त किसान मोर्चा और नया बना हुआ ये दो संगठन और इनके तले जो लोग सामने आए थे हंगामा करने के लिए, सब धीरे धीरे वापस चले गए। किसान आंदोलन जो फर्जी तरीके से किया गया, इसकी हवा निकल गई। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।